जाह्नवी के साहित्य को उसका फ़ोन पकड़ाते ही साहित्य जल्दी से जाह्नवी की ओर देखता है और उसे खुद के करीब करते हुए उसके चेहरे पर प्यार से हाथ रखे कहता है, तुम घबराना नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें यहाँ से सही सलामत लेकर जाऊँगा, तुम बस घबराना नहीं। जाह्नवी बस साहित्य को देखे जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि साहित्य को क्या हो गया है, वो अचानक से इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। साहित्य जल्दी से उसके हाथ से अपना फ़ोन लेता है और जल्दी से एक नंबर डायल करता है, पर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता तो साहित्य गुस्से से अपना फ़ोन लिफ्ट के अंदर फेंक देता है और उसके अचानक ऐसा करने से जाह्नवी डर जाती है। पर साहित्य घबराहट में लिफ्ट के अंदर चक्कर काटने लग जाता है और बार बार अपने बालों में हाथ घुमाने लग जाता है और साथ में कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहता है। साहित्य एक जगह रुक जाता है और लिफ्ट के दरवाजे पर जोर से हाथ मारता है और चिल्लाते हुए कहता है, खोलो इसे खोलो। पर जब बाहर से कोई जवाब नहीं आता तो साहित्य लिफ्ट के एक कोने में बैठ जाता है और अपने घुटनों में मुंह छुपा लेता है और बिल्कुल शांत हो जाता है। उसे शांत बैठा देख जाह्नवी हिम्मत कर उसके पास जाती है और धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, साहित्य सर, आप। जाह्नवी ने अभी इतना कहा ही था कि तभी साहित्य उसकी तरफ देखता है और उसकी आंखें नम थी। वो इस समय काफ़ी डरा हुआ था। साहित्य को इस हाल में देख जाह्नवी को काफ़ी तकलीफ होती है और वो धीरे से साहित्य का हाथ पकड़ लेती है और उसके थोड़ा करीब बैठ जाती है और पूछती है, आप ठीक हो ना। साहित्य कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप बैठा रहता है और फिर जाह्नवी के कंधे पर सिर रख लेता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है। जाह्नवी उससे पूछना चाहती थी कि वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहा था, पर साहित्य की हालत देख वो चुप कर जाती है कि तभी लिफ्ट के अंदर रोशनी होती है और लिफ्ट चल पड़ती है और लिफ्ट नीचे आकर रुकती है और दरवाज़ा खुल जाता है। दरवाज़ा खुला देख साहित्य जल्दी से अपनी जगह से खड़ा होता है और बिना जाह्नवी की ओर देखे लिफ्ट से बाहर निकल जाता है और अपनी कार की तरफ चल देता है। वहीं वहां पर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड जल्दी से जाह्नवी के पास जाता है और कहता है, सर जी, वो यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट सर्किट हो गया था, इसीलिए ऑफिस के अंदर अंधेरा हो गया था, पर मैंने जल्दी से सब ठीक करवा दिया था। पर मुझे सर काफ़ी गुस्से में लग रहे हैं, वो मुझे नौकरी से तो नहीं निकाल देंगे ना। जाह्नवी उन्हें बेफिक्र होकर जाने को कहती है और खुद साहित्य की ओर चल देती है। वहीं साहित्य जल्दी से अपनी कार के पास जाता है और पानी की बोतल निकाल कर एक ही बार में सारा पानी पी जाता है और कार के दरवाजे के साथ लगकर नीचे बैठ जाता है। उसकी सांसें इस समय काफ़ी तेज चल रही थी। तभी जाह्नवी उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और धीरे से कहती है, सर, आप ठीक हो ना। साहित्य अपनी नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखता है और कहता है, जो कुछ भी अभी हुआ उसके बारे में किसी को कुछ मत बताना। जाह्नवी उसके चेहरे को देखती है जिस पर एक उदासी छाई हुई थी। वो आकर साहित्य के बगल में बैठ जाती है और उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहती है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, पर आपकी ये हालत। साहित्य समझ जाता है कि वो क्या पूछना चाहती है और ना चाहते हुए भी वो उसे बताने लग जाता है, जाह्नवी, वो ये सब मुझे अंधेरे से डर लगता है क्योंकि इस अंधेरे ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था। ये कहते हुए साहित्य किसी छोटे बच्चे की तरह लग रहा था और वहीं जाह्नवी बड़े ध्यान से उसकी हर बात को सुन रही थी। साहित्य आगे कहता है, वो हादसा, वो काली अंधेरी रात, उसे मैं कभी नहीं भूल पाता, जब मैं और मेरी मम्मा उस कार के अंदर बंद थे। तुम्हें पता है, मैं चिल्ला रहा था कि कोई मदद करो, मेरी मम्मा को बचाओ, पर वहाँ पर कोई नहीं था, सिर्फ था तो अंधेरा, सिर्फ अंधेरा, और उस कार के अंदर ही मम्मा मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। मैं वहीं पर बेहोश हो गया और अगले दिन जब हॉस्पिटल में मुझे होश आया तो मैंने सबसे पूछा कि मम्मा कहाँ पर हैं।
पर दादू ने कहा कि वो। ये कहते हुए साहित्य की आंखों से आंसू लुढ़क कर उसके गाल पर आ गया था। और वहीं साहित्य की बातें सुनते ही जाह्नवी को ये समझ आ गया था कि माया उसकी असली मां नहीं है और उसे भी अपने माँ बाबा की याद आ गई थी। उसकी भी आंखें नम हो गई थी। फिर वो साहित्य को कहती है, अंधेरे होते ही ऐसे हैं, जैसे आपसे आपकी माँ को छीन लिया, वैसे मुझसे मेरे माँ और पापा दोनों को। साहित्य उसकी तरफ हैरानी से देखता है तो जाह्नवी उसे सब कह देती है कि कैसे उसके माँ बाबा उसे छोड़कर चले गए और उनके जाते ही सबने उसे मनहूस करार दे दिया। साहित्य उसकी तरफ ही देख रहा था तो जाह्नवी कहती है, मेरा इस दुनिया में दादी और जतिन भाई के अलावा कोई भी नहीं है और दादी के लिए ही मुझे यहाँ पर ऐसे जहान बनकर घूमना पड़ा। उसकी बात सुन साहित्य हाँ में सिर हिला देता है और फिर कुछ सोच अचानक से कहता है, आई एम सॉरी। जाह्नवी झट से उसकी तरफ देखती है तो साहित्य कहता है, मुझे उस समय तुमसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे पहले तुमसे पूछना चाहिए था कि तुमने क्यों ये सब किया, पर मैं क्या करता, मुझे ये सब अचानक से पता चला था और गुस्से में मैं वो सब कह बैठा। यकीन मानो मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था। मैं तुम्हारी दादी से मिलने भी आया था पर वो। जाह्नवी उसकी तरफ देखते हुए पूछती है, आप आए थे दादी से मिलने पर मुझे क्यों नहीं दिखे कहीं? वो मैं वापस आ गया था। साहित्य इधर उधर देखते हुए कहता है तो जाह्नवी फटाक से पूछती है, क्यों? साहित्य को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो जाह्नवी को क्या जवाब दे। आखिर वो वापस तो इसीलिए आ गया था कि जाह्नवी को किसी लड़के के साथ देख लिया था, पर अब उससे ये तो कह नहीं सकता था। इसीलिए वो जल्दी से अपनी जगह से खड़ा होता है और कहता है, वो कुछ भी नहीं, अभी देर बहुत हो गई है, मुझे लगता है कि हमें चलना चाहिए। जाह्नवी भी अपनी जगह से उठ खड़ी होती है और अपनी घड़ी पर समय देखते हुए कहती है, अरे ये तो रात के 11 बज गए। दादी और भाई घर पर मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे। उन्हें तो यही लग रहा होगा कि आपने मुझे मार कर कहीं दफना दिया होगा। जाह्नवी को पता ही नहीं चलता कि वो जल्दी जल्दी में क्या बोल जाती है, पर उसका कहा हर एक शब्द साहित्य ने सुन लिया था और उसकी आखिरी वाली बात तो कुछ ज़्यादा ही गौर से सुन ली थी। साहित्य उसे घूरता है और कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं क्या तुम्हें कोई क्रिमिनल लगता हूँ जो मारकर दफना दूंगा? बोलो। जाह्नवी हकलाते हुए कहती है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस ऐसे ही। साहित्य आंखें छोटी किए उसे देखता है और कहता है, कार के अंदर बैठो। जाह्नवी उसे मना करने वाली थी पर साहित्य का चेहरा देख कुछ बोल नहीं पाती और कार के अंदर जाकर बैठ जाती है और साहित्य ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ जाता है और कार स्टार्ट करता है और जाह्नवी से उसके घर का पता पूछता है। वहीं दूसरी तरफ दादी और जतिन घर के बाहर बैठे थे और जाह्नवी का इंतज़ार कर रहे थे कि तभी जतिन कहता है, दादी मैं बोल रहा हूँ आपको, पक्का जानू के साथ कुछ तो हुआ है जो अभी तक वो नहीं आई। मैं एक बार जाकर देख आता हूँ। दादी उसे समझाते हुए कहती है, जतिन इतना मत सोच, कुछ नहीं हुआ होगा गुड़िया को, वो आ जाएगी कुछ देर में। जतिन दादी के पास बैठ जाता है और कहता है, आप मानो चाहे मत मानो पर आपको भी अंदर ही अंदर डर लग रहा है कि जानू अभी तक क्यों नहीं आई। जतिन के सवाल पर दादी कुछ नहीं कहती और सामने की ओर देखने लग जाती है। तभी घर के अंदर से निर्मला की आवाज़ आती है जो जतिन से कहती है, जतिन इतनी रात हो गई है, यहाँ पर क्या कर रहे हो? चल अंदर चल। जतिन उसकी तरफ देखता है और कहता है, वो हम लोग बस जाह्नवी का इंतज़ार कर रहे थे। जतिन की बात सुनते ही निर्मला अपने सिर पर हाथ दे मारती है और कहती है, हे भगवान, ये लड़की अभी तक नहीं आई, पता नहीं कहाँ कहाँ किसके साथ क्या क्या गुल खिलाती फिर रही होगी। निर्मला की बात सुन दादी उसे गुस्से से कहती है, अपनी जुबान पर काबू रखो निर्मला। निर्मला दादी की ओर देखती है और कहती है, अब आप ही बताओ माँ जी, अच्छे घर की लड़कियाँ इतनी देर तक घर से बाहर रहती हैं क्या? मेरी मिशा को ही देख लो, घर पर ही है बेचारी, मुझसे पूछे बिना कहीं नहीं आती जाती।
निर्मला ने अभी इतना कहा ही था कि सभी को मिशा दूर से निखिल के साथ आती हुई दिखाई देती है और उसे देखते ही निर्मला के माथे पर बल पड़ जाते हैं और वो उससे कहती है, मिशा बेटा तुम बाहर कब गई थी, मुझे बताकर जाना चाहिए था ना। इससे पहले कि मिशा कुछ कहती जतिन बीच में बोल पड़ता है, क्यों माँ, आपकी लाडली ने बताया नहीं क्या आपको। निर्मला मिशा को अंदर आने को कहती है कि तभी उनके घर के सामने एक बहुत महंगी काले रंग की कार आकर रुकती है और जानवी अपनी ओर वाला दरवाज़ा खोल बाहर निकलती है। उसने अपनी कैप उतारकर अपने बाल खुले छोड़ रखे थे। उसे देखते ही जहां जतिन और दादी खुश थे तो वहीं निर्मला और मिशा चिढ़ जाती हैं। दूसरी ओर से साहित्य बाहर आता है और जानवी के साथ आकर खड़ा हो जाता है तो जानवी साहित्य को दादी और जतिन से मिलवाती है। साहित्य आगे बढ़कर दादी के पैर छूता है और पूछता है, आपकी तबीयत अब कैसी है। दादी मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रखती है और कहती है, ठीक हूँ बेटा, आप बताओ। साहित्य भी उन्हें ठीक हूँ कहता है और फिर जतिन से हाथ मिलाता है। अब उसे जतिन से कोई शिकायत नहीं थी क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो जानवी का भाई है। वहीं मिशा अपना मुंह खोले साहित्य को देखे जा रही थी क्योंकि उसने आज तक साहित्य जैसा हैंडसम आदमी नहीं देखा था और बाकी का काम तो साहित्य की कार ने ही कर दिया था। वो जल्दी से निखिल से अपना हाथ छुड़वाती है और साहित्य की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहती है, हाय एम मिशा। साहित्य एक नज़र उसे देखता है और फिर पलटकर दादी से कहता है, अच्छा अब मैं चलता हूँ, आप अपना ध्यान रखिएगा। दादी उसे खाने के लिए पूछती है पर साहित्य को देर हो रही थी कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। वहीं मिशा साहित्य को यूं इग्नोर करने से हैरान थी। आखिर वो अपने कॉलेज की सबसे मशहूर लड़कियों में से थी और आज तक उसे किसी ने यूं इग्नोर नहीं किया था। साहित्य के जाते ही निर्मला जानवी से पूछती है, जानवी ये तो किसके साथ आई थी। जानवी उनकी तरफ देखते हुए कहती है, वो मेरे बॉस हैं, साहित्य ओबरॉय। साहित्य का नाम सुनते ही निखिल जल्दी से कहता है, ओबरॉय इंडस्ट्रीज के मालिक। जानवी हाँ में सिर हिलाती है तो मिशा कहती है, वो तुम्हारे बॉस कब से हो गए, तुम तो हमारी ही क्लास में हो, फिर तुम्हें कैसे जॉब मिल गई। जानवी कुछ कहती इसके पहले ही जतिन उसे अंदर ले जाते हुए कहता है, बहुत हो गया जानवी, तुझे भूख लगी होगी, चल पहले अंदर चलते हैं। जानवी, दादी और जतिन उन तीनों को वहीं छोड़कर घर के अंदर चले जाते हैं और जतिन के पूछने पर कि साहित्य ने उसे कैसे माफ़ कर दिया, जानवी उन्हें सब बता देती है, जिसे सुन उन दोनों को साहित्य के लिए बुरा तो लगता है पर साथ में खुशी भी होती है कि आखिर साहित्य ने जानवी को माफ़ कर दिया और अब उनके बीच कोई भी गलतफहमी नहीं थी। अगले दिन की सुबह जानवी के लिए बहुत सुखद थी क्योंकि अब से उसे जहान बनकर नहीं घूमना पड़ेगा। जानवी सुबह जल्दी उठती है और घर का सारा काम खत्म करने के बाद ऑफिस जाने के लिए निकल जाती है और बाकी के लोग अपने अपने कामों पर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ साहित्य भी आज खुश था। उसके दिल में अब जानवी या जिहान को लेकर कोई शिकायत नहीं थी और उसका चेहरा ही बता रहा था कि वो कितना खुश है और उसका ये बदला अंदाज दादाजी और अंश की समझ से बाहर था। अंश और दादाजी एक साथ बैठे हुए थे और जब साहित्य उनके सामने से निकलकर जाता है तो अंश साहित्य की ओर देखते हुए दादाजी से कहता है, दादू आज भाई खुश लग रहे हैं ना। मैंने उनके चेहरे पर बिल्कुल हल्की सी स्माइल देखी है। दादाजी भी शक भरी नज़रों से उसकी तरफ देखते हैं और फिर अंश से कहते हैं, ना जाने कितने दिन हो गए थे ये लड़का उदास ही रहता था, पर आज इसकी खुशी की वजह क्या है। अंश अपना दिमाग चलाता है और कहता है, पिछली बार भाई तब से उदास रहने लगे थे जब वो जिहान यहाँ से गया था, कहीं वो वापस तो नहीं आ गया ना। दादाजी भी उसकी बात पर सहमति जताते हुए कहते हैं, मुझे भी यही लगता है, अब तुम मेरा एक काम करो। अंश उनकी तरफ देखता है जैसे पूछ रहा हो कि क्या काम दादाजी। वहीं दादाजी कहते हैं, तुम साहित्य के पीछे जाओ और देखो कि वो कहाँ जा रहा है और किस किस से मिल रहा है।
अंश हाँ में सिर हिलाता है और साहित्य के पीछे चल देता है। कुछ ही देर में साहित्य ऑफिस पहुंच जाता है और अंदर जाते ही उसकी नज़र जाह्नवी पर पड़ती है, जो बाहर वेटिंग एरिया में बैठी थी। क्योंकि उसे वहां कोई नहीं जानता था तो उसे अंदर जाने नहीं दिया गया था। साहित्य उसे इशारे से अपने पास बुलाता है और कहता है, तुम वहां पर क्यों बैठी थी? जाह्नवी उसकी तरफ देखती है और कहती है, यहाँ पर जिहान जॉब करता था। जाह्नवी नहीं तो फिर मैं कैसे? साहित्य हाँ में सिर हिलाता है और उसे अपने साथ अंदर लेकर जाता है। वहीं साहित्य से कुछ ही दूरी पर एक पिलर के पीछे छुपा अंश दादाजी को फोन करता है और पहले ही रिंग में वो फोन उठा लेते हैं तो अंश कहता है, औरत का चक्कर दादाजी, औरत का चक्कर। वहीं दादाजी अंश की बात समझ नहीं पाते तो वो कहते हैं, क्या मतलब अंश? अंश उन्हें समझाते हुए कहता है, मतलब ये है कि मैंने आपके प्यारे पोते को अभी एक लड़की के साथ देखा। वो उससे हंसकर बातें भी कर रहे थे और वो लड़की भी उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। समझे? साहित्य किसी लड़की से बात कर रहा था। कौन है वो? दादाजी चौंकते हुए पूछते हैं तो अंश कहता है, अभी तो वो नहीं पता बिग बॉस, पर जल्द ही डिटेक्टिव अंश ओबरॉय सब पता कर आपको बता देंगे। ये कहकर दादाजी फोन रख देते हैं। फोन रखने के बाद अंश खुद से कहता है, दादाजी ने विश्वास कर मुझे ये जिम्मेदारी दी है और मैं इसे पूरा करके रहूँगा। आज मिस्टर साहित्य ओबरॉय को रंगे हाथ पकड़ कर रहूँगा और ये भी पता करके रहूँगा कि उनका इस लड़की के साथ क्या चल रहा है या फिर उस मोटे जिहान के साथ कुछ चल रहा है। अंश ये कहते हुए आंखों पर काला चश्मा चढ़ाता है और साहित्य के पीछे पीछे चल देता है, पर उससे छुपते हुए। वहीं साहित्य जाह्नवी को लेकर अपने कैबिन में आता है और उसे अपने सामने बैठने को कहता है और फिर उसे कुछ काम समझाता है, क्योंकि जाह्नवी को अभी ज़्यादा कुछ नहीं करना आता था। जो उसे बताया जाता था वो उस हिसाब से ही करती थी, इसलिए साहित्य खुद उसे समझा रहा था। फिर साहित्य उसे कोई काम करने को देता है और खुद भी अपने काम में लग जाता है, पर उसकी नज़रें सिर्फ और सिर्फ जाह्नवी पर ही थी। वो बस उसे ही निहारे जा रहा था और इस समय उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल थी, जो शायद आज ही देखने को मिल रही थी। और वहीं साहित्य की ये हरकतें बाहर खड़ा अंश अच्छे से नोट कर रहा था और साथ साथ इसका सीधा प्रसारण दादाजी को भी सुना रहा था। तभी जाह्नवी का ध्यान साहित्य पर जाता है और वो हड़बड़ाकर इधर उधर देखने लग जाता है और फिर अपने काम में लग जाता है। तभी साहित्य को कुछ ध्यान आता है। वो जाह्नवी से कहता है, जाह्नवी तुम कितने साल की हो? जाह्नवी उसकी तरफ देखती है और कहती है, वो मैं अभी 20 साल की हूँ। साहित्य हाँ में सिर हिलाता है और फिर कहता है, तो इसका मतलब अभी तुम कॉलेज में होगी ना? जाह्नवी हाँ में सिर हिलाती है तो साहित्य उससे कहता है, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? I mean कि तुम्हें अभी कॉलेज में होना चाहिए था ना, तुम्हारी क्लास वगैरह तो चालू ही होंगी। जाह्नवी उसकी तरफ देखते हुए कहती है, हाँ क्लास तो है, पर मेरी दोस्त से कुछ नोट्स लेकर मैं पढ़ लेती हूँ और वैसे भी अभी मुझे काम करना है। साहित्य उसे समझाते हुए कहता है, हाँ जाह्नवी तुम नोटिस से कर लेती होगी, पर जो क्लास में सिखाया जाता है वो तुम्हें कैसे पता चलता होगा? और वैसे भी अभी तुम्हें अपनी स्टडी पर ध्यान देना चाहिए, ना कि काम पर। जाह्नवी अपना सिर झुका लेती है और कहती है, वो सर अभी मैंने अपनी फीस नहीं दी है, उसके लिए तो मुझे काम करना ही होगा ना। साहित्य उसकी बात समझ जाता है और कहता है, अगर यही बात है तो मैं तुम्हारी फीस पे कर देता हूँ, तुम बाद में मुझे लौटा देना। जाह्नवी ना में सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं सर, पहले ही आप मुझ पर बहुत एहसान कर चुके हो, मैं अब और नहीं ले सकती, प्लीज़ आप इस बारे में अब कोई बात मत कीजिएगा। साहित्य समझ जाता है कि जाह्नवी बाकियों की तरह नहीं है और वो हाँ में सिर हिला देता है, पर उसके दिमाग में अभी भी कुछ न कुछ चल रहा था। जाह्नवी अपना काम करने लग जाती है और साहित्य फ़ोन पर बात करने के लिए वहाँ से बाहर चला जाता है और लगभग 10 मिनट के बाद वापस आता है।
लंच टाइम में साहित्य और जानवी एक साथ बैठकर लंच कर रहे थे और इसी कारण ऑफिस के लोग हैरान थे कि आज उनके बॉस को क्या हो गया है। पहले तो वो एक लड़की को अपने साथ लेकर आए और फिर पूरा दिन वो उसके साथ ही रहे और अब वो उसके साथ लंच भी कर रहे थे।